साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका और आज हमारे कार्यक्रम का विषय है मिलेट्स या मोटा अनाज। मोटा अनाज हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन्स पाए जाते हैं और ये पाचन में भी बहुत सहायक साबित होता है। भारत में प्राचीन समय से ही मोटे अनाज को लोग अपनाते हुए आ रहे हैं या मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी जिले के समीप एक ग्राम में बीज बैंक स्थापित किया गया है ताकि किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ये बीज बैंक किस तरह से काम करता है और किसान भाइयों को किस तरह से लाभ पहुंचा रहा है, आइए जानते हैं। अभी हम डिंडौरी ज़िले के बैगाचक इलाके में हैं। बैगाचक इलाका 52 गाँवों का समूह है जहां पर विशेष जनजाति बैगा निवास करती है। बैगा जनजाति अपने प्रकृति प्रेम और जैव विविधता संरक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनके पास सैकड़ों सालों की जो थाती है वो रखी हुई है। आज हम एक किसान के यहाँ आए हुए हैं जिन्होंने बीज बैंक बनाया हुआ है और बीज बैंक में आकर हमें मालूम चलता है कि श्री अन्न जिसे हम मिलेट के रूप में जानते हैं वो कोदो कुटकी के अलावा भी उसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो आइए ऐसे ही एक किसान पीताम्बर जी से जानते हैं कि उन्होंने कैसे अपना बीज बैंक बना रखा है। आपका स्वागत है पीताम्बर जी। आप बताएं आपके बीज बैंक में कौन कौन से मिलेट रखे हुए हैं। सर मेरा नाम पीताम्बर है और मेरा भाई का नाम सुंदरिया भाई है। हम दोनों पति पत्नी जो है तो पिछले 10 वर्षों से कोदो कुटकी कांग मड़िया ज्वार बाजरा इनको हम विशेष करके जो मोटे अनाज हैं उनको हम पहले बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में संग्रहण करते थे। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा मतलब किसानों को बीज बांट रहे हैं, फिर दोबारा वापस ले रहे हैं और बीज बैंक को हमने अच्छा संधारण करके रखा है। पहले क्या था कि हम छोटा छोटा एरिया पे 1 किलो 2 किलो प्लास्टिक पे रख दिए, थैला पे रख दिए। तो हमें इस तरह के कोठिया बना करके जो है तो इन मिलेट मोटे अनाजों को हमने अच्छा संग्रहण करके अभी तक इनको रखा है जी। तो अब मैं चाहूँगा कि ये मोटे अनाज क्या हैं। तो मोटे अनाज ये बड़े कोदो के नाम से इसको हम जानते हैं, बड़े कोदो के नाम से जानते हैं, बड़े कोदो के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो है तो हमारे प्रमुख भोजन है। और ये जो है तो हमारा लदरी कोदो है और ये जो है तो कम पानी पे या भर्रा ज़मीन पे भी ये लदरी कोदो पकता है और ये भी हमारे आदिवासी समाज के लिए खाने के लिए ये प्रमुख मतलब ये मोटा अनाज है। इन दोनों कोदों में क्या अंतर है? ये दोनों कोदों में जो है तो स्वादिष्ट एक है, मात्र पकने का समय कम पानी पे जो है तो छोटा कोदो, बड़े कोदो को थोड़ा सा अच्छा गहरी ज़मीन पे मतलब ले जाना पड़ता है और स्वादिष्ट दोनों का बराबर है। और इसी तरह है हमारी ये नांगदवान कुटकी। ये नांगदवान कुटकी है और नांगदवान कुटकी जो है तो इसका बहुत पुराने समय से हमारे माता पिता जो हैं तो इनको सजोए रखे थे और आज भी हम इसको बीज बैंक में संग्रहण मेरे पत्नी और हम मिलकर के इसको संग्रहण करके रखे हैं, इस कुटकी को नांगदवान कुटकी के नाम से जानते हैं। और ये हैं हमारे मड़िया, ये मड़िया हैं और मड़िया जो है तो इसका विशेष तौर पर डिलीवरी के समय या ज़्यादा ठंड पड़ रहा है उस समय इसका हम रोटियां बना करके विशेष खाते हैं। ये डिलीवरी होने वाली महिला को रोटी यदि खिला दिए तो ये बहुत मतलब ताकतवर और गर्म चीज़ होता है। ये हैं हमारे जो है मोटे अनाज सांवा, इसको हम सांवा के नाम से जानते हैं और इसका भी हम जो है तो भात बना के खाते हैं, भात बना के खाते हैं। ये सांवा है और इसको हम भात बना के खाते हैं और ये हमारे जंगल एरिया में ही इसका फसल होता है। इसी तरह है हमारे पास ये छोटा सलहार। ये छोटा सलहार जो है तो एक ढलान एरिया पे पथरीली एरिया पे होता है और इसका भी हम जो है तो भात भी बना के खाते हैं और पेज भी बना के इसका पीते हैं। इसको हम 3 बार जाता पे इसको दराई करेंगे, उसके बाद 3 बार इसका मतलब कुटाई करेंगे। इस तरह के ये जो है तो हमारा छोटा सलहार है और विशेष करके पथरीली इलाका पे मतलब होता है और इसको भी हमने बीज बैंक में संग्रहण करके रखा है। इसी तरह है जैसे हम कहते हैं कि भर्रा धान,
ये हमारे भर्रा धान, लाल धान है। ये पूर्वजों का बचाया हुआ एक कल्चर है। ये धान मार्केट पे नहीं मिलता, ये हमारे आदिवासियों के पास ही ये धान मिलता है। और इसको हम बहुत अच्छे मतलब एक बार इसका भात यदि खा लिए तो एक बार खाने के बाद जो है तो हम दिन में दूसरे बार भूख नहीं लगेगा। इस धान को पकने में कितना वक्त लगता है? भात को पकने में लगभग इसको जो है तो यदि अंधना खोल गया तो आधा घंटा के अंदर ये भात मतलब पक पाएगा। ऐसा मतलब ये बहुत ठोस अनाज है। और ये हैं हमारे कोरे, जो आदिवासियों का प्रथम दाल के नाम से जाना जाता था। और ये कोरे मतलब कहना चाहिए तो जिसे मैं बताया कि ये कुट्ठर, जहाँ बेवर खेती पे ही विशेष करके। तो एक बार हमारे दर्शकों को बेवर खेती के बारे में बता दीजिए। जी, तो ये बेवर खेती में ही ये कोरे होता है। और ये जब ये पक जाता है तो वहाँ से तोड़ के लाके हम इसको छील करके सुखा लिए। अब ये सीधे मतलब अपनी चकिया पे डालूँगा और इसका मतलब ये छिलका अलग हो जाएगा, दाल निकल जाएगा। और जो दाल हमने अभी बैगानी राहर का खिलाया उससे भी ज़्यादा टेस्टी मतलब इस पे दाल पे है। ये है हमारे कुल्थी। ये हमारे बैगा बेल्ट में वही बेवर खेती में यह प्रथम दाल के नाम से इसको जानते हैं। और ये कुल्थी है, इसको भी जो है तो हम वही तोड़ के लाते हैं और सुखा लेते हैं और चकिया में पीस के दाल निकाल लेते हैं। इसमें दो अलग अलग रंग दिख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। एक काला देख पा रहे हैं आप, एक लाल देख पा रहे हैं और एक थोड़ा सा और हल्का रंग के। तो क्या ये अलग प्रजाति के हैं या एक ही प्रजाति के? एक ही प्रजाति के हैं। प्रजाति एक ही है, एक ही समय में पकता है, मगर इसका वैरायटी जो है तो एक काला है और एक लाल है। इसको हम कुल्थी के नाम से जानते हैं। और ये हमारे भोजन में दाल के उपयोग में इसको अच्छा से खाते हैं। फिर हमारे पूर्वजों के द्वारा उस समय हॉस्पिटल या कहीं मतलब जो है तो यहाँ गोली दवाई नहीं बढ़ता था। उस समय हमारे आदिवासी तो जंगल भीतर रहते थे। उनको जब बीमार लग गया, ये जकड़न ठंडा आ गया, हाथ पैर में दर्द आ गया, तो वो कहाँ डॉक्टर को बुलाने जाते। गाड़ी मोटर उस समय संसाधन नहीं था, इसलिए जो है तो ये अपने बेवर खेती में इसको बनजीरा के नाम से जाना जाता है। और यह बनजीरा को आज भी अगर हम इसको एक चम्मच खा लें तो वो लगभग मुझे लगता है कि वो 10 साल का मलेरिया जड़ से ख़त्म हो जाएगा। 3 खुराक 3 चम्मच इसको यदि हम शाम सुबह खा लें तो ये बंजीरा खाने से मलेरिया की बिल्कुल एकदम 100% गारंटी है। इस बंजीरा को 3 चम्मच खाने पे मलेरिया वो 6 साल का जड़ समेत ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास सबसे कम समय में पकने वाले, इसको हम सेरा धान के नाम से जानते हैं। ये 45 से 50 दिन के अंदर पक जाता है, भर्रा ज़मीन पे भी होता है और इसका उपज भी अच्छा मिल पाता है हम लोगों को। इसलिए ये सेरा धान 35 से 45 दिन में सेरा धान पक पाता है। और इसको हम जो है तो ये जैसे अभी अब मैंने मक्का दिखाया, मक्का का इसका दलिया बनाएंगे और इस चावल को आधे आधे मिलाकर के ये हमारे शरीर के लिए या हमारे पूर्वज जो है तो इसको बहुत प्यार से अधिक मतलब आज यदि हमने 1 चम्मच भात खाया है तो कल हमारा खाना 2 चम्मच बढ़ जाएगा। इतना मतलब इस चावल पे और ये मक्का के दलिया पे ये टेस्टी अनाज है, मोटा अनाज। इसलिए इसको भी अभी हम आदिवासी बेल्ट पे ही संरक्षण करके इस मोटे अनाज को रखे हैं। इसी तरह है हमारे पास ये, इसको कहते हैं काली जुआड़। ये अलग अलग है, ये काली जुआड़ है और ये इस तरह मतलब ये पकता है, इस तरह पकता है। और इसका जो है तो विशेष करके हम इसको कुटाई करेंगे। कुटाई के बाद जो है तो ये इसका दाना निकल जाएगा। दाना निकलने के बाद इसको छरते हैं अपन, पानी मतलब डाल के इसको छराई करने के बाद ये सफाई हो जाता है। उसके बाद जो है तो हम सीधा मतलब अपनी चक्की से या फिर पिसाई वाले चक्की से पीस करके हम इसको रोटी खाने में बहुत ज़्यादा, पेज भी पीते हैं हम इसका, रोटी भी खाते हैं इसका और भात भी दलिया बना के खाते हैं इसका। तो ये हमारे पास ये काला जुआड़ है। इसके साथ इसी वैरायटी पे एक झपसा वाला जुआड़ जो है और भी है, अभी उनका फसल लगा है जो अभी मेरे पास बीज बैंक में उपलब्ध नहीं है। आने वाले समय पे वो भी आपको मिल जाएगा।
तो ये काली जुआड़ और एक मैं सफ़ेद जुआड़ का बात बताया, ये थोड़ा छिदरा है और वो घपसा है। इसी तरह ये लांझी कुटकी जो बेवर खेती पे ही लगाते हैं इसको, ये बेवर खेती कुट्ठर पे ही होता है। या फिर छींटा बो देते हैं, जैसे राहर टोबे वहाँ छींटा बो दिए, तो ये है, इसको लांझी कुटकी कहते हैं और सबसे बड़ा अनाज है। ये कुट्ठर क्या होता है? आप कुट्ठर जैसी ज़मीन के बारे में बात कर रहे थे। वो बेवर खेती, ढलान एरिया, जो चट्टानी पहाड़ है, ढलान है, वहाँ पर जो है पहले हमारे 200 साल पहले हमारे आजादादा लोग और आदिवासी लोग नांगर नहीं फानते थे, बेवर खेती ही करके अपना जीवन यापन करते थे। समाज बढ़ते गया, उसके बाद एक दूसरे को हमारे दादाजी या आजा जी ने देखा, कहे उन्होंने हल चलाया तो उन्होंने 5 बोरा पाया, मैंने बेवर खेती किया तो मैंने 3 किलो पाया, तो मैं क्यों ना हल चलाऊं, तो मैं भी ज़्यादा अनाज उपलब्ध करके बच्चों को जिलाऊंगा। इसलिए फिर अपना कृषि कार्य चालू कर दिए, नहीं तो पूरा मतलब परंपरागत बेवर खेती ही करते थे। तो इसको हम लांझी कुटकी के नाम से जानते हैं। और कुटकी में जो है तो 7 वैरायटी होता है। 7 वैरायटी में 90 दिनों में, ये कुटकी 90 दिनों में पकेगा। तो इस तरह काली कुटकी है, फिर एक सिताही कुटकी है, भदेली कुटकी तो आप जानते हैं। तो इस तरह इनका अलग अलग समय पे मतलब पकने का समय है। और खाने के लिए जैसे हम बहुत ज़्यादा गर्मी से यदि आए तो हम काली कुटकी का पेज बना के या दलिया बना के यदि खा लिए तो हमारा पूरा गर्मी ख़त्म हो जाएगा। इतना मतलब शांति देता है, शरीर को ठंडक देता है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता। यदि मैं 15 दिन बीमार हूँ तो मुझे कोई अनाज खाने के लिए मन नहीं करेगा। यदि इसका मुझे एक मतलब काढ़ा मिल जाएगा, पेज मिल जाएगा, तो मेरा तुरंत मतलब शरीर तगड़ा हो जाएगा। एक दूसरी बात, सिताही कुटकी क्या है कि जो भंवर माछी कहते हैं, वो भंवर यदि काट दिया तो बचना असंभव है। मगर आपको सिताही कुटकी यदि उस समय काटने के बाद यदि तुरंत आपको मिल गया और उसका यदि लगातार हमने 3 खरिया पेज पिला दिया तो वो तत्काल उसका सूजन वूजन ख़त्म हो जाएगा। इस तरह इनके अलग अलग मतलब वैरायटियों का काम है। यानी ये केवल भोजन नहीं है, अपने आप में संपूर्ण औषधि भी। जी सर, ये संपूर्ण औषधि हैं। और ये है मक्का, जिसको कहते हैं हम लाल मक्का। ये लगभग वही 60 से 65 दिन पे आते हैं। और इस तरह जो है तो ये इसको हम बढ़िया बोते हैं लाइन पद्धति से। लाइन पद्धति से बोते हैं इनको, 1-1 फीट के अंतराल पे हम इसको लाइन पद्धति से लगाते हैं। और एक मतलब पेड़ पे ये 2 से 3 मतलब बागाएं बांधता है। और ये हमारे दलिया भी बना के इसको खाते हैं। इसका हमारे पास जब कोई सब्जी वगैरह नहीं रहता तो हम कढ़ी भी इसका बनाते हैं। इसका मतलब पिसान आटा निकल गया और अमरू का फूल डाल दिए और इसका कढ़ी बना करके भी हम खाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और ये है हमारा डांग कांदा, ये पूर्वजों का धरोहर है। ये डांग कांदा, ये डांग कांदा जो है तो जैसे अभी मुझे लगता है कि मेरा पेट में ज़्यादा दर्द हो गया या फिर जच्चा बच्चा की समय में जो है तो खून की कमी महिला को आ रहा है, उस समय इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छा मतलब कंडा के उसमें भुभरा पे डालूँगा तो ये बढ़िया गरम से पक जाएगा, पूरा भीतर का ये चमड़ा निकल जाएगा। और इसको हम लगातार यदि इसको 4 से 6 दिन यदि खाएंगे तो इसमें रक्तचाप जो है तो बढ़ना चालू हो जाता है। और इसको हम सब्जी के माध्यम से भी खाते हैं और भून करके भी खाते हैं। ये हमारा प्रथम खाने का चीज़ क्या है। इसे अपने घरों में भी उगाया जा सकता है? जी सर, ये अपने घर में भी उगता है और ये मेरा घर ही का है। और प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक घर में 10 से 20 किलो प्रत्येक परिवार इसको उपजाता है। और ये बताए कि ये हमारा जो है तो ये लगभग सावन के महीने से ये हमारा प्रथम सब्जी है। ये सावन के महीने से जो है तो ये सब्जी हमको मिलना चालू हो जाता है। सावन के महीने से मार्केट वाला सब्जी बंद कर देते हैं। इसको हम खीरा के नाम से जानते हैं। खीरा जो है तो साजा खीरा अलग होता है और लाल खीरा अलग होता है, भुरसा खीरा अलग होता है। मतलब इसकी 3 वैरायटी अलग अलग हैं। साजा खीरा लंबा होता है, अच्छा इस तरह का। तो इसको हम क्या है कि पूरा अपने गर्मी भर के लिए अभी खेती बाड़ी में काटने के लिए जाएंगे
या गहाई करने के बैलों के लिए जाएंगे तो सब्जी बनाने के लिए इसको हमने सुखा के एक बोरा, सभी परिवार के लोग, सभी आदिवासी समाज के लोग इसको सुखा के रख लिए। ये हमारी सब्जी का काम आता है। तो ये बताएं कि इतनी सारी चीज़ें आपके पास सभी संरक्षित हुई हैं, तो अगर किसी को अपना नया बीज बैंक शुरू करना हो, जिनके पास इस तरह के बीज नहीं हैं, तो उन्हें बीज कैसे उपलब्ध होते हैं? सर मेरे पास भी बीज नहीं था, तो मैंने देखा कि बहुत कम बीज था मेरे पास, कुटकी और कोदो और ये 4-6 वैरायटी। फिर मैंने संपर्क किया दूसरी जगह, अलग अलग वैरायटी ढूंढा, तब जाके बढ़ा पाया। और आज अपनी बीज बैंक से उनको, किसी को 1 किलो, किसी को 2 किलो, किसी को 1.5 किलो, किसी को 500 ग्राम प्रत्येक प्रकार का बीज मतलब उनको वितरण कर पा रहा हूँ। और अभी जैसे फसल की कटाई होगा, गहाई होगा, और वो जितना मतलब मेरी रजिस्टर में मेंटेनेंस है, उसमें से यदि मैंने 1 किलो दिया है तो उसको 2 किलो वापस लूँगा, जिसको मैंने 500 ग्राम दिया है उसको 100 ग्राम मतलब लूँगा। इस तरह के मतलब बीज को वापस कर लेता हूँ। क्या इसका कोई शुल्क भी लेते हैं, कुछ पैसे लेते हैं? जी नहीं सर, अभी तक हमने जो है तो 10 रुपया किसी किसान को नहीं लिया। किसान अपना बीज स्वयं संरक्षण करके यदि रखा है तो हम अतिशीघ्र मतलब जितनी समय लगा उतने समय अपनी बोनी चालू हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पीताम्बर जी। तो ये थे पीताम्बर जी, और इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर यहाँ पर बीज बैंक स्थापित किया है, और बहुत सारे पारंपरिक बीजों को जो कि दुर्लभ हो गए थे, विलुप्त प्राय हो गए थे, उन्हें संरक्षित किया है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है साथियों। अब हम बात करते हैं बीज बैंक के बारे में। हम डिंडौरी जिले के बैगाचक क्षेत्र में हैं। बैगाचक क्षेत्र जो यहाँ के श्री अन्न के संवर्धन के लिए जाना जाता है। हमारे बीच इस इलाके में काम करने वाले के अधिकारी हमारे सामने मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि श्री अन्न के संवर्धन के लिए वो किस तरह से प्रयासरत हैं। श्री अन्न जैसे कि हम जानते हैं कि पोषण से भरपूर होता है। कृषि पारिस्थितिकी एवं फसल का टिकाऊपन देखते हुए हमारे लिए श्री अन्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे कि किसान जो है वो अवेयरनेस हो जाए इनके अंदर कि कैसे श्री अन्न का हमको बढ़ावा देना है, श्री अन्न को किस तरीके से हमको आगे और लाना है, जो कि ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। पहले बहुत ज़्यादा थी, पूर्वज बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा विलुप्त होती जा रही है। तो हमको इसको किस तरीके से निरंतर बनाए रखना है, इस चीज़ का हम लगातार जो है ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं। जी, अभी हमने देखा यहाँ बीज बैंक स्थापित किया है लोगों ने। बीज बैंक के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जिसके पास में जो ये काम कर रहे हैं बीज बैंक का पहले से रखे हुए हैं बीज, लेकिन हम उनको ढूंढ रहे हैं ऐसे कृषकों को जो ये काम कर रहे हैं, और उनको फिर हम प्रोत्साहित करते हैं कि अपने बीज बैंक को किस तरीके से वो आगे बढ़ाएं। तो श्री अन्न के प्रसंस्करण के बारे में आप बताएं कि किस तरीके से उनकी गुणवत्ता में सुधार करके उससे अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। श्री अन्न के प्रसंस्करण के लिए जैसे कोदो कुटकी का चावल है, तो पहले तो ठीक है कि कोदो कुटकी का सिर्फ प्रोडक्शन हो जाता था फार्मर्स, लेकिन उनको उसका इतना
रेट नहीं मिल पाते थे, उनको इतना कीमत नहीं मिल पाती थी उसकी। लेकिन जब से मतलब किसानों ने सीखा है कि इसको कैसे वैल्यू एडिट करना है, कैसे इसका प्रसंस्करण करना है, जैसे अगर कोदो का चावल है तो उसको कैसे वो पैकेजिंग करके जो है उसकी रेट बढ़ा के फिर वो अपनी प्रोसेसिंग करके दे सकते हैं। कोदो के चावल से लेके अगर हम कुकीज़ की बात करें और बर्फ़ी की बात करें, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो श्री अन्न से बनते हैं और महिलाएं और कृषक उनको बना के प्रोसेसिंग करके प्रसंस्करण करके उसका बेचते हैं। तो श्री अन्न को लेकर किसी तरह की लेबोरेटरी में भेजा जाता है कि इनमें कौन कौन से पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है? अभी तक हाँ, इसमें लैब्स का भी हुआ है कि लैब में गए हैं प्रोडक्ट, वहाँ के उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ताकि उससे पता चल सके। तो श्री अन्न में कोदो कुटकी रागी पे ज़्यादा हो रही है ताकि उसका प्रसंस्करण हो और उसकी रेट जो है फार्मर्स को मिल सके। अभी हमने देखा कि दूरस्थ इलाकों में बीज बैंक की स्थापना की है बैगा जनजाति के लोग। तो बीज बैंक कितना महत्वपूर्ण है किसी भी किसान के लिए? बीज बैंक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बीज विलुप्त होते जा रहे हैं, जो प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, उसको अगर हमको आगे आने वाली पीढ़ी को हमको बताना है कि क्या है श्री अन्न, क्या है मोटे अनाज के बीज, तो हमको उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, उसके लाभों से परिचित कराने के लिए बीज बैंक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और श्री अन्न के न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं आप। श्री अन्न, जैसे कि मैंने कहा कि श्री अन्न पोषण से भरपूर है। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, इस तरीके से बहुत सारे पोषण तत्व जो हैं पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे खनिज लवण जैसे लौह तत्व भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से मैं कहूँगी कि श्री अन्न जो है पोषण से भरपूर है और इसका हमें लगातार अपने रोज़ाना दैनिक आहार लेना ही चाहिए। तो बीज बैंक के अलावा और किस तरह से श्री अन्न के बीजों का संरक्षण के लिए आप प्रयास करते हैं और जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं? जागरूकता कार्यक्रम के लिए तो हम जागरूकता रैली भी निकालते हैं जिससे कि ग्रामीणों के साथ साथ में शहरी आवास के लोग भी श्री अन्न के बारे में जानें। तो हम जागरूकता रैली का भी आयोजन करते हैं, प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं, खेत पाठशालाओं का आयोजन कर गाँव में जाकर और ग्रामीण इलाकों में जाकर प्रशिक्षण देते हैं ताकि कृषकों को इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन करें। वरिष्ठ लोग तो एक हद तक बीजों को पहचानते हैं, नई पीढ़ी के पास इसकी जानकारी कम होती है। मिलेट्स के सारे बीज रखे हुए थे और इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे इनके कोदो कुटकी के चावल के पैकेट्स हैं, कुकीज़ हैं, बर्फ़ी है, तो हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का भी रखा हुआ था स्कूलों में ताकि बच्चे आते थे, स्कूलों के बच्चों ने देखा, उसे जाना, उनके अंदर जो जागरूकता थी जानने के लिए। हम लोग को देख के भी बहुत अच्छा लगा कि वो सब चीज़ें पूछ रहे हैं कि ये कौन सा बीज है, इसको क्या कहते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं। तो हमने स्कूलों में भी प्रदर्शनी का आयोजन किया है, कॉलेज में भी स्लोगन प्रतियोगिता हुई है, कविता प्रतियोगिता हुई है जिसमें बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और मिलेट्स के बारे में नुक्कड़ नाटक किया था बच्चों ने, जिसके नुक्कड़ नाटक करके उन्होंने पूरी जागरूकता बताया था मिलेट्स के ऊपर कि क्या लाभ है मिलेट्स के और क्यों उगाया जाना चाहिए और इसके प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो अभी हमने आज के इस अंक में बहुत विस्तार से जाना कि श्री अन्न कितना महत्वपूर्ण है, उसमें किस तरह के पोषक तत्व होते हैं, उनके संरक्षण की विधियां क्या है और किसी भी इलाके में बीज बैंक का होना कितना महत्वपूर्ण है। तो आज के कृषि दर्शन अंक में फ़िलहाल इतना ही। नए अंक में हम कृषि संबंधित नई सूचनाओं के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।